फिजिक्स में मोशन इन ए प्लेन और इन पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन, इस पॉइंट तक आते आते बच्चा इतना परेशान हो जाता है, फिजिक्स टफ लगना शुरू हो जाती है, बोरिंग लगना शुरू हो जाती है, पूरी की पूरी पढ़ाई ही बोरिंग और टफ लगना शुरू हो जाती है। आज के इस लेक्चर के बाद मैं लेकिन आपसे कह सकता हूँ, इस लेक्चर को अगर आप पूरा देखते हैं तो ना सिर्फ आपको फिजिक्स इजी और इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाएगी, बल्कि इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो के कुछ हाईलाइट्स। दिस इज व्हाट आई कॉल रियल एजुकेशन, दिस इज व्हाट आई कॉल रियल एजुकेशन। फॉर्मूला ये है, इसका इम्प्लीकेशन आप यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इस इमेज को, लेकिन सेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे आप देखिए इस इमेज में। तो दोस्तों ये मैंने अमेज़ॉन से जो है एक पंखे का स्पेसिफिकेशन देखना चाहा, मैंने उसको सर्कल भी कर दिया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में। ये एंगुलर वेरिएबल्स यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड कुछ हमने इक्वेशंस देखी थी, छोटा भाई बड़ा भाई की एनालॉजी हमने देखी थी, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए एक हमारा स्टूडेंट है और वो एक स्टेडियम में रोज़ सुबह सुबह हेल्थ वेल्थ बनाने के लिए गोल गोल घूमने जाता है, चक्कर काटता है एक स्टेडियम के ट्रैक पर, v स्पीड से मान लीजिए चक्कर काटता है। उस स्टेडियम का जो ट्रैक है उसकी रेडियस अगर r है, अब गोल गोल चक्कर काट रहा होगा, तो हमने पिछले लेक्चर में चर्चा करी थी, उसकी हम कुछ डिफाइन करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, कितना एंगल पर यूनिट टाइम में घूम रहा है, इन v r और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, हम आज वो देखेंगे। इस रिलेशन की क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं और क्या इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, यानी उनको कैसे हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं। थोड़े से बेसिक्स में दोस्तों हमारा कहना है, मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये सर्कल पर रेडियस ये हमने बना दी है, और इस रेडियस पर 3 पॉइंट्स हैं। ये तो इसका सेंटर है O, और ये 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। चलिए भाई, ये रेडियस घूमती है, मान लो ये पेन है, ये ऐसे करके घूमा, कोई चीज़ है जो गोल गोल घूम रही है, मान लीजिए ये घूमते 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 यहाँ पर आ गई है। ये पॉइंट A डैश पे, ये पॉइंट A जो है घूम के A डैश पर आ गया, ये पॉइंट B घूम कर B डैश पर आ गया, ये पॉइंट C घूम कर C डैश पे आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये टोटल एंगल जो है वो डेल्टा थीटा घूम गया, मान लो 60 डिग्री टोटल एंगल घूम गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि A, B और C क्या अलग अलग एंगल घूमे हैं तीनों, या एक ही एंगल घूमे हैं तीनों पॉइंट्स। निकल के आएगा यार तीनों एक ही तो हैं। आप ये देख लीजिए, ये भी 60 डिग्री घूमा, ये भी 60 डिग्री घूमा, ये भी 60 डिग्री घूमा, यानी डेल्टा थीटा जो है ना, अगर कोई बॉडी घूम रही है, कोई बॉडी घूम रही है, इस पॉइंट को हम चैप्टर नंबर 7 रोटेशन में भी हम रिपीट करेंगे। कोई बॉडी घूम रही है तो उसके जितने पॉइंट्स हैं ना, पर यूनिट टाइम में एक साथ अगर घूम रही है तो सारे पॉइंट एक ही एंगल तो घूम रहे होंगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर ये टिप मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर आया हूँ, ये टिप अगर इसकी 60 डिग्री घूमी है तो इसके बाकी के पॉइंट भी उतना ही एंगल घूमे होंगे, यानी डेल्टा थीटा जो है वो क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। अगर दोस्त ये सेम रहेगा तो टाइम भी तो सेम ही लगा इसको यहाँ से यहाँ आने में। अगर मैं इस पेन को घुमाता हूँ तो इसके सारे के सारे पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ घुमा के लेकर आता हूँ, तो सारे पॉइंट्स एक ही टाइम में तो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे हैं, सबके लिए डेल्टा टी भी सेम होगा। मेरे दोस्तों ओमेगा हमने कैसे डिफाइन किया था, वो हमने डिफाइन किया था डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। सारे के सारे पॉइंट्स के लिए जब डेल्टा थीटा सेम है, एंगल सेम है, टाइम भी सेम है, तो क्या आप ये देख सकते हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स के लिए ओमेगा भी सेम होगा। अगर मैं बहुत छोटा एंगल ले लेता, बहुत छोटे टाइम की बात करता, ये तो एवरेज मैंने डिफाइन किया था, और अगर मैं डी थीटा ओवर डी टी ले लेता, ठीक है, हमने ये कहा बहुत छोटा टाइम ले लेता तो उसमें बहुत छोटा एंगल घूमता, तो वो ओमेगा भी हर पॉइंट के लिए सेम होता। क्या बात निकल कर आई, ये बात निकल कर आई कि इन सर्कुलर मोशन, ये बात निकल कर आई कि इन सर्कुलर मोशन ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स। क्या ये बात टफ थी समझने में? नहीं। क्या ये बात रिक्शे वाले को समझाई जा सकती थी? अब बच्चे, मैं जैसे कहता हूँ रिक्शे वाले को, तो फिर बच्चे लड़ना शुरू कर देते, नहीं समझाई जा सकती थी सर। ये मेरा आपसे कहना है, किसी भी कॉमन जो आदमी जैसे फिजिक्स से ना भी लेना देना कुछ हो, उसको भी ये बात समझा सकते थे कि यार अगर कोई बॉडी घूम रही है, कोई भी अगर मान लीजिए ये घूम रहा है, तो इसके सारे पॉइंट जो है ना उनकी ओमेगा सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि सारे पॉइंट एक पर्टिकुलर टाइम में सेम ही एंगल
कर रहे होंगे मूव। चलो भाई मान लिया। अब अगली बात आती है क्या डिस्टेंस सेम होगी क्या इन तीनों पॉइंट्स ने। मान लीजिए ये पॉइंट्स थे और ये इधर गए, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, क्या तीनों पॉइंट सेम है? ये डेल्टा S1 चला, ये डेल्टा S2 चला, ये डेल्टा S3 चला? नहीं भाई, ये डिस्टेंस सेम नहीं है। आप देख रहे हो सेंटर से ओ से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली है, जिस जैसे रेडियस बढ़ती चली जा रही है ना, वैसे वैसे आप देख रहे हो जैसे जैसे रेडियस बढ़ा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ती चली गई। दिख रहा है आपको? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है भाई क्योंकि हमने एंगल डिफाइन किया था। आप याद करो चैप्टर नंबर 2 में हमने एक डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन दी थी ऐसा यूनिट में एंगल की। रेडियन में जब हम एंगल डिफाइन करते हैं तो हमने दी थी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कितने लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद है? याद कह रहा हूँ, जितने लोगों ने देखा उनमें से कितनों को याद है। जिन्होंने देखा ही नहीं अभी तक वो तो बात ही अलग हो गई। जब हम एंगल को रेडियन में डिफाइन करते हैं ना, तो मेरे दोस्तों हमारा कहना है कि ये डेल्टा थीटा एंगल घूमा है, तो हमारा आपसे ये कहना है कि एंगल से डिफाइन होता है कि डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क, अगर ये आर्क लेंथ s है, डेल्टा s है, अपॉन रेडियस, रेडियस अगर r है, इस तरह से ये डिफाइन होता है। ये डिफाइन होता है, हम इस आर को इधर ले आते हैं, डेल्टा s इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अब आप देख सकते हो हमने अभी चर्चा करी थी डेल्टा थीटा तीनों पाथ के लिए सेम है, तीनों पार्टिकल जो ए बी और सी थे उनके लिए सेम था, लेकिन रेडियस अलग अलग है। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की रेडियस अलग है। ये जिस सर्कल में घूमेगा उसकी रेडियस अलग है, ये जिस सर्कल में घूमेगा उसकी रेडियस अलग है। तीनों की रेडियस अलग होने से एंगल सेम है, रेडियस अलग है, इसलिए डेल्टा एस अलग अलग है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बहुत छोटा एंगल ले लेता हूँ, मैं बहुत ही छोटा एंगल ले लेता हूँ। मैं एक एंगल लेता हूँ, एक बॉडी थी वो घूमी डी थीटा एंगल से घूमी, यहाँ से यहाँ तक आई और डी टी टाइम में आई, और इसने जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चली वो डी एस डिस्टेंस थी। बहुत छोटा टाइम ले लेता हूँ। क्यों बहुत छोटा टाइम ले लेता हूँ? क्योंकि हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने चैप्टर 3 में डिफाइन किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आपको याद हो, उसके लिए हमने बहुत छोटे टाइम लिए थे, dt टाइम लिए थे। इस पर एक पूरा लेक्चर भी है, आपको याद हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन की कहानी करके एक लेक्चर है कि dt का मतलब क्या होता है। आप जाकर उसे ज़रूर देखिएगा, उसके थंबनेल में भी मैंने लिखवा रखा है कि ऐसा लेक्चर कहीं देखा हो तो कमेंट में लिख देना। अच्छा लेक्चर है वो। मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है कि यहाँ पर अगर हम आते हैं, हमने dt टाइम में कोई बॉडी ऐसे करके घूमी, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसी की तर्ज पर, इसी एंगल, इसी फॉर्मूले के हिसाब से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप नोट्स मेरे साथ ज़रूर बना रहे हैं, ठीक है। और अगर नोट्स ना भी बना रहे हों तो पेन एंड पेपर लेकर आप लोग इसको लिख ज़रूर रहे हैं, इसको मेन पॉइंट्स कम से कम ज़रूर लिख रहे हैं। ये मेरा अनुभव है दोस्तों, 14-15 साल पढ़ाने के बाद का अनुभव है कि जिस बच्चे को हम लोगों ने प्रॉपरली नोट्स बनवाए, जिसको हमने होमवर्क करवाया, ठीक है, उसको हमने एवरेज स्टूडेंट को भी अबव एवरेज बना दिया, वीक को एवरेज बनाया, फिर हमने अबव एवरेज बना दिया, फिर एक्सीलेंट बना दिया। धीरे धीरे बच्चों में इंप्रूवमेंट होता जाता है। तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ज़रूर आप फॉलो करेंगे दोस्त। इसी की तर्ज पर अगर मैं देखता हूँ यार, छोटी सी डिस्टेंस चली, कितनी चली होगी? दैट इज़ इक्वल टू इसकी रेडियस कितनी है, सर्कुलर मोशन हो रहा है ये, रेडियस इनटू ये एंगल कितना घूम गया, डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा डी टी एंड टाइम में ये यहाँ से बॉडी यहाँ गई है तो मैं इसको डी टी से डिवाइड कर देता हूँ और मैं इसको डी टी से डिवाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आर तो सेम ही है, डी थीटा ओवर डी टी। ये क्या है बेटा? ये है ओमेगा। हमने बात करी थी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करी थी, एंगुलर वेलोसिटी की बात करी थी। किसी भी समय ये घूमा है तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो ये होगी डी थीटा ओवर डी टी। ये डी एस ओवर डी टी क्या होगी भाई? दोस्त हमारा कहना है डी एस ओवर डी टी जो है वो इसकी लीनियर वेलोसिटी, हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक इसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से चल रहा है, ठीक है, हम इसको कहेंगे इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको चैप्टर 3 में हमने चर्चा करी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये क्या होती है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्यों? क्योंकि dt से हम क्यों कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस को हम आराम करने देते हैं, ये हम सब चर्चा पहले से कर चुके हैं। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आ गया। क्या फॉर्मूला निकल कर आया? फॉर्मूला ये निकल कर आया जो कि इस आज के इस वीडियो का टाइटल भी है कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी। इस ये जो v है ना, इसको हम कुछ और नाम से भी कह देते हैं। स्पीड तो है, ये गोल गोल घूम रहा है। अब देखो वेलोसिटी कई सारी हो गई ना,
वेलोसिटी वर्ड हमने कई जगह यूज़ कर लिया। एक तो हमने इसके लिए तो यूज़ किया ही, हमने वेलोसिटी वर्ड जो एंगुलर वेलोसिटी में भी डाल दिया। तो हम क्या करते हैं, ये जो इसकी वेलोसिटी है ना, जिससे ये गोल 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 घूम रहा है, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं। इसको हम लीनियर वेलोसिटी भी कहना शुरू कर देंगे। वी जो है ना, इसको एक नया नाम दे दिया लीनियर वेलोसिटी। क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है भाई। ये हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इसको लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, या लीनियर स्पीड कह सकते हैं, टेंजेंशियल भी कह सकते हैं इसको। चूँकि ये स्पीड है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम इसमें यहाँ पर वेलोसिटी की जगह स्पीड शब्द यूज़ कर लेते हैं। चलो इसको हम टेंजेंशियल स्पीड भी कह देते हैं। नाम में क्या रखा है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नाम तो किसी का कुछ भी रखो, है ना, उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। टेंजेंशियल क्यों कहते हैं इसको स्पीड, क्योंकि भाई ये टेंजेंट की तरफ हमेशा, क्या मैंने आपको इसी चैप्टर में एक लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है। याद है आप लोगों को, उस समय बड़ा पेंस्टेकिंगली मैंने वो डिस्कस किया था, और मैंने उसको इसलिए वहाँ डिस्कस किया कि आपको आगे इस चैप्टर में जगह जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्त यहाँ पर इसकी स्पीड इस तरह से होगी, अगर यहाँ पर बात करते हैं तो टेंजेंशियली बॉडी ऐसे करके चल रही होगी। तो क्या आप देख रहे हैं, हमेशा इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल है, हम इसे टेंजेंशियल स्पीड भी कह देते हैं। वी को हम टेंजेंशियल स्पीड भी कह सकते हैं, लीनियर स्पीड भी कह सकते हैं, स्पीड भी कह सकते हैं, अलग अलग नामों से हम इसे बुलाएंगे। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, v इक्वल टू आर ओमेगा का इंटरप्रिटेशन क्या है वो देखते हैं। उसके बाद इस पर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है इस पर क्वेश्चंस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। v इक्वल टू आर ओमेगा, इसका इम्प्लीकेशन बेटा ये है कि अगर एक पहिया चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, एक पहिया चल रहा है, कोई चीज़ गोल घूम रही है, तो ओमेगा तो सेम है हर पॉइंट का। भी हमने चर्चा करी थी, डेल्टा थीटा हर पॉइंट का सेम होता है, गोल गोल कोई चीज़ घूम रही है, और ओमेगा भी सेम ही होगा। ओमेगा इस पॉइंट का भी उतना ही होगा, इस पॉइंट का भी उतना ही होगा, इस पॉइंट का भी इतना ही होगा। ये पॉइंट घूम के यहाँ तक आ जाता है, ये और ये। लेकिन इन पॉइंट्स की स्पीड अलग अलग होगी। जितना ज़्यादा आर होगा, जितना ज़्यादा सेंटर से बॉडी दूर होगी, जितना ज़्यादा सेंटर से बॉडी दूर होगी, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। ये है इसका मतलब। और ये अगर इसका मतलब है, तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूँ रियल लाइफ की, कि वहाँ उसमें कैसे ये जो v इक्वल टू आर ओमेगा हमारा फॉर्मूला है ना, v इक्वल टू आर ओमेगा, जो ये बताता है कि सेंटर से जितना ज़्यादा आर होगी, जितना ज़्यादा दूरी पर बॉडी होगी, उतना ही ज़्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी। अब मैं जो फोटो आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसका पहले फंडा समझ लीजिए। फंडा ये है कि एक फेरीज व्हील समझते हैं, वो जो बड़ा वाला जो झूला होता है, बड़ा होता है ना मेले में या किसी उसमें पार्क वार्क में लगा रहता है, ठीक है। अगर वो, उसे हम फेरीज व्हील कहते हैं, ठीक है। अगर वो गोल गोल घूम रहा है और किसी भी समय पर मैं उसकी फ़ोटो खींचता हूँ, ऐसे करके उसमें स्पोक्स लगे रहते हैं, यहाँ पर कोने में यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं। बेटा मेरा आपसे ये कहना है, ये जो पॉइंट्स है ना, इनकी स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि इनकी आर ज़्यादा है, लेकिन पास के जो पॉइंट्स हैं ना, उनकी स्पीड कम होगी। अच्छा, मैं किसी मूविंग चीज़ की अगर फ़ोटो खींचता हूँ, तो अगर उसकी स्पीड कम होती है ना, तब तो पिक्चर थोड़ी बहुत ठीक आ जाती है। लेकिन बहुत तेज़ अगर कोई चीज़ चल रही हो ना, उसका फ़ोटो खींचूँ तो वो ब्लर आती है। इसीलिए तो फ़ोटो खींचते वक्त फोटोग्राफर कभी भी कहता है, भाई हिलिएगा मत, तो हिलेंगे तो ब्लर आ जाएगा। अब मैं जो फ़ोटो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें होगा यही, ये पोर्शन जो है ना, क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा थी, इस वजह से ये पोर्शन तो ब्लड आएंगे, लेकिन पास वाले जो पोर्शन हैं ना, वो आप देखिए, वो एकदम क्लियर आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, दिस इज़ व्हाट आई कॉल रियल एजुकेशन। फॉर्मूला ये है, इसका इम्प्लीकेशन आप यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इस इमेज को। आप देखेंगे कि जो सेंटर के पास वाला एरिया है ना, इस फेरीज व्हील में, इस बड़े वाले झूले में, वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी फोटोग्राफ में साफ आ गया है। लेकिन इसके बाहर वाले जो एरिया है ना, वो उतने फोटोग्राफ में साफ नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा थी, क्योंकि उनके लिए आर ज़्यादा था। v इक्वल टू आर ओमेगा सबका सेम था, लेकिन आर अलग अलग होने की वजह से v अलग अलग हो गया। क्लियर है सब लोगों को? इसी का कितना सुंदर एग्जाम्पल है, कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है फिज़िक्स, कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है फिज़िक्स मेरे दोस्तों। मेरा कहना है, आइए अब हम
सेकंड जो है फोटो देखते हैं। ये क्या किया गया है इस फोटोग्राफ में एक कार है और उस कार के साथ साथ कैमरा चल रहा है और उस कार का पहिए का, उसके व्हील का फोटो इन्होंने खींचा है। यहाँ पर भी यही चीज़ है, पहिया बहुत तेज घूम रहा है। पहिया अगर बहुत तेज घूम रहा है ना, तो हमारा आपसे कहना है कि आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंट्रल पोर्शन है ना, उसका जो सेंटर पोर्शन के आसपास का पोर्शन है वहाँ आर कम है। आर कम होने की वजह से वेलोसिटी कम है, और वेलोसिटी कम है तो उस कैमरे में जो सेंटर के आसपास का पोर्शन है ना, वो फिर भी थोड़ा बहुत साफ आ गया है। लेकिन सेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे, आप देखिए इस इमेज में, उतना ही ब्लर होता चला गया है, उतना ही धुंधला होता चला गया है, क्योंकि सेंटर से दूर जितना जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती गई, और वेलोसिटी बढ़ती गई तो कैमरा पकड़ ही नहीं पाया, क्योंकि कैमरा मूविंग चीज़ों को पकड़ने में सक्षम नहीं होता, उन्हें ब्लर कर देता है। बहुत बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्त। मैं हटाता हूँ इस सेकेंड इमेज को भी। दोस्त अगर ये होता है तो हमारा आपसे ये कहना है कि भाई अब हम क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेश्चन कर लें, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई ओमेगा, अब आप करिए, इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओमेगा जो है क्वेश्चन में दे रखा है 0.2 पाई रेडियन पर सेकेंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेडियस दे रखी है 10 मीटर और वेलोसिटी पूछी है। एक बॉडी है वो गोल गोल घूम रही है, उसकी ओमेगा दे रखा है, आर दे रखा है, और पूछा है कि उसकी टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी या लीनियर स्पीड क्या होगी। एकदम पिक्चर क्वेश्चन है यार, बस इसलिए करा दिया। अभी और टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट ये इसलिए करा दिया थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। मैं ही कर दूँ इसको, V=R ओमेगा 10 इंटू, देखिए इन सब में आपको ये बात ध्यान रखनी है क्वेश्चंस में कि सबका सब ना ऐसा यूनिट में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो मैं दूंगा ना, उसमें मैं क्या करूँगा, मैं इनको चेंज करने की कोशिश करूँगा। इसको भी, ये भी ऐसा यूनिट में ना हो, ये भी ऐसा यूनिट में ना हो। ये फॉर्मूला में, ये आपको इन फॉर्मूला में ये ध्यान रखना होगा, ऐसा यूनिट का बहुत ध्यान रखना होगा। आर ओमेगा क्या हो जाएगा भाई 0.2 पाई, जो भी आंसर आता है 2 पाई मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। 2 पाई का मतलब 6.28, पाई की वैल्यू 3.14 रख दी मैंने, मीटर पर सेकंड, ये आपका इतना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आता है कि कैन वी राइट, हमने ये तो देखा था V=R ओमेगा, हमें ये बात पता है वेलोसिटी भी एक वेक्टर होती है R, और ये ओमेगा भी एक वेक्टर होता है। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, बताइए भाई, कितने लोग कहते हैं हाँ। सोचिए इसको, अगर आपको अपना और टाइम चाहिए सोचने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आंसर इज़ नो। क्यों? देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर कोई बॉडी गोल गोल ऐसे करके घूम रही है, इस तरह से गोल गोल घूम रही है यूँ करके, ठीक है, हमको पता है ओमेगा की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन अगर इस पॉइंट पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ये दोनों वेक्टर्स समझ में आ रहा है। अगर कोई बॉडी ऐसे करके घूम रही है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी किसी भी समय, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, लेकिन ओमेगा ऊपर की डायरेक्शन में होगी। ये दोनों वेक्टर दो साइड्स आपस में, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी आर, अभी हमने क्या लिया यार, हमने स्केलर लिया, इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल। दो वेक्टर आपस में ये दोनों इक्वल तब हो सकते हैं जब दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनके डायरेक्शन सेम नहीं है, इनके मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो, R ओमेगा। हम जब पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 7 रोटेशन वाले में, तब हम वहाँ पर आपको वेक्टर्स में एक चीज़ पढ़ाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वहाँ पर मैं आपको इसी प्रश्न पर आऊँगा और इसको और ज़्यादा एलेबोरेट करूँगा। अगला बहुत छोटा सा टॉपिक, आज का ये थोड़ा सा लेक्चर छोटा रहेगा, इसकी थोड़ी छोटी रहेगी। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ये देख लेते हैं भाई, कोई चीज़ मान लो कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे करके गोल गोल घूम रही है, मान लो गोल गोल घूम रही है, तो यार उसका कोई टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दोबारा से लौट के आएगी, फिर लौट के आएगी, चलो वो हम इसका टाइम पीरियड T से दिखा रहे हैं, कैपिटल T से दिखा रहे हैं। हमको ये बात भी पता है इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। अगर मान लो गोल गोल घूम रही है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और आप बचपन से ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और छोटा बच्चा टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, F=1/T। ये तो यार सबको पता होगा, सबको पता है कि नहीं है, हमारा बबलू भी करा, हमको पता है, ठीक है दोस्त। ये अगर होता है
तो ओमेगा क्या था? ओमेगा था, हमने देखा था कि डी थीटा ओवर डी टी था। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है, अगर ओमेगा कांस्टेंट फिलहाल हम ले लेते हैं, ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो मेरे दोस्तों हम उसके लिए भी लिख सकते हैं पूरे चक्कर में उसने कितना एंगल काटा और पूरे चक्कर में उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, यानी बड़ा एंगल थोड़ा सा हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एंगल इसने काटा, उसमें क्या टाइम लगा। अब मैं पूरे चक्कर के लिए बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरे चक्कर यहां से लेकर यहां तक बात करूं तो मेरे दोस्त कितना एंगल घूमा पूरे चक्कर में? 360 डिग्री। लेकिन 360 रखूंगा कि 2 पाई रखूंगा? मुझे पता है ऐसा यूनिट क्या होती है एंगल की, ऐसा यूनिट होती है रेडियन। 2 पाई रख दिया मैंने। पूरे चक्कर काटने में टाइम क्या लगेगा? कैपिटल टी। फिर से देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा ओमेगा डी थीटा ओवर डी टी होता है। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो उसे मैं डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी लिख सकता हूँ। पूरे के पूरे चक्कर के लिए मैं क्या लिखूंगा? पूरे चक्कर के लिए एंगल कितना होगा? 2 पाई। पूरे चक्कर के लिए टाइम वो हमने कैपिटल टी लिया है, कैपिटल टी टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड है। और मेरे दोस्त अगर ये है तो 1/t, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू 1/t। 1/t क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ। यहाँ से एक और इक्वेशन आ गया मेरे लिए, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। क्या ये इक्वेशन मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था? आंसर इज यस, आंसर इज यस। बेटा जब मैंने आरपीएम की बात करी थी, जब मैंने आरपीएम रोटेशन पर मिनट की बात करी थी, तो आरपीएम क्या था बेटा? ये एक तरह की फ्रीक्वेंसी ही तो था। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है रोटेशन पर सेकंड। ये रोटेशन पर मिनट था। अगर 1 सेकंड में मान लो 2 चक्कर काट रहा है तो 1 मिनट में 120 चक्कर काटेगा। तो वास्तव में ये फ्रीक्वेंसी इंटू 60 था। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आरपीएम रोटेशन पर मिनट क्या है? रोटेशन पर सेकंड इंटू 60। रोटेशन पर सेकंड क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। ये मैं लिख सकता हूँ भाई, मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा एक और फॉर्मूला आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 पाई। मैं फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूँ आरपीएम अपॉन 60, तो ये हो जाएगा इंटू आरपीएम अपॉन 60। तो एक और फॉर्मूला मेरे पास आ गया, वो आ गया ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू आरपीएम रोटेशन पर मिनट अपॉन 60। ये भी मेरा फॉर्मूला मेरे क्वेश्चन में यूज हुआ करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। अब दोस्तों क्वेश्चन ले लेते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन ले लें तो एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये सारे फॉर्मूले मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने अपने रजिस्टर में लिख लिए हैं। मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट्स ज़रूर बनाएं, ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं। पढ़ाई बिल्कुल आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि फिजिकल क्लासरूम में होती है, वहाँ भी तो नोट्स बनाते हो आप हैं। वहाँ पर मना कर दोगे क्या टीचर से? नहीं जी, हम तो नोट्स नहीं बना रहे हैं। हाँ दोस्त, हमारा आपसे कहना है कि मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ रियल लाइफ से, वो मैं पंखे का लेकर आया हूँ। मैं गया अमेज़न वेबसाइट पर गया और वहाँ पर मैंने डाल दिया कि भाई एक कोई पंखा मान लीजिए, और उसका पंखा जो आप ख़रीदते हो ना, तो जब आप पंखे का डब्बा, पंखे का बॉक्स लेते हो ना, उस पर 2-4 बातें आप देखा करो। एक बात तो उसमें लिखी रहती है पंखे का आरपीएम क्या है। आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट। मतलब जब पंखा या कोई पानी की मोटर वगैरह खरीदोगे ना, या कूलर का पंप खरीदोगे, उस पर देखना आप, उसमें लिखा होगा आरपीएम। आरपीएम मतलब ये 220 वोल्ट पर हमारे यहाँ कितना आता है? 220 वोल्ट की आती है सप्लाई, ये तो पता होगा। उस पर ये जब घूमेगा तो 1 मिनट में कितने चक्कर काटेगा, इसका आरपीएम कितना होगा, ये लिखा रहता है। पंखे के केस में लाइव मैं आपको ये इमेज दिखाई देता हूँ। ये देखिए। तो दोस्तों ये मैंने अमेज़ॉन से जो है एक पंखे का स्पेसिफिकेशन देखना चाहा, मैंने उसको सर्कल भी कर दिया है। आप देखिए पंखे के केस में इन्होंने और क्या दे रखा है, और इन्होंने ये दे रखा है कि ये पंखा है ना, तो पंखे के ब्लेड्स होते हैं, पंखे की ये पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनका साइज़ दे रखा है 1200 मिलीमीटर। ठीक है, ये साइज़ हम ऑलमोस्ट ले सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। हालांकि ये तो इसकी उसका साइज़ दे रखा है, क्या दे रखा है, इसके ब्लेड का साइज़ दे रखा है, बट यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस भी मैं लगभग 1200 मीटर ही ले सकता हूँ, 1200 मिलीमीटर ही ले सकता हूँ। अब ये पंखा घूमा, पंखे का आरपीएम दे रखा है कि जब 5 पर चलाओगे, मैक्सिमम पर चलाओगे तो इसका आरपीएम ऑब्वियसली 5 से कम चलाओगे तो आरपीएम कम हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आज आप इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका जो लास्ट पॉइंट है ना, जब ये घूमेगा पंखा, तो इसके लास्ट पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। करिए इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? देखो सिंपल है, हिंट दे दूँ, इक्वल टू आर ओमेगा यूज़ करोगे। ओमेगा को आरपीएम से कैसे रिलेट करते हैं वो मैंने अभी बताया आपको। रेडियस मैंने ये कहा, लास्ट पॉइंट जो है ना,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप 1200 मीटर ही ले लो। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग सर्कुलर मोशन क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ उसकी हमारे लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों करिए इस क्वेश्चन को, करिए इस क्वेश्चन को। आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन आ रहा है जल्दी से कर दो मेरे भाई, जल्दी करो दोस्तों। अगेन आई वुड से दिस इज व्हाट रियल एजुकेशन इज, दिस इज व्हाट रियल एजुकेशन इज, ठीक है। और यही चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाती हैं। अभी और देखिएगा और इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। मैं हटाता हूँ इस इमेज को। मेरे दोस्तों कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, देखो कितना ईजी है। अगर देखो मैंने अभी टाइम नहीं दिया है आपको, लेकिन आप पॉज करके खुद से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, खुद से करना है हर बच्चे को, आंसर निकालो खुद से, ठीक है दोस्त। V इक्वल टू आर ओमेगा मैं कर रहा हूँ, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चों ने ट्राई किया है। आर कितनी है 1200 मिलीमीटर। सब चीज़ों को हम किस में चेंज करेंगे, ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे। मिलीमीटर को जब मुझे चेंज करना होता है मीटर में तो मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ इंटू ओमेगा। ओमेगा हमने बात करी थी अभी 2 पाई इंटू RPM अपॉन 60 ये करी थी भाई। दिस इज इक्वल टू 1200 अपॉन 1000 इंटू 2 पाई। RPM कितना दे रखा है, 400 RPM दे रखा है अपॉन 60। दोस्त मेरा आपसे कहना है, देखो 2 जीरो से ये गए, ठीक है भाई, और 1 जीरो से और 1 जीरो से ये भाई साहब शहीद हो गए और ये 2 बार कट गए, तो बेटा ये हो जाएगा 16 पाई, ठीक है, मीटर पर सेकंड। पाई की वैल्यू 3.14 डाल दूंगा मैं, कैलकुलेट कर लूँगा। अगर पाई की वैल्यू 3 डालता हूँ ना तो 48 के आसपास आ रहा है। 3.14 से लगभग ये 50 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी कि अगर आप ये पंखा खरीद लेते थे तो उसका जो लास्ट पॉइंट है उसकी स्पीड लगभग 50 मीटर पर सेकंड आएगी, ठीक है। 50 मीटर पर सेकंड का मतलब समझ रहे हो आप, 20 सेकंड में 1 किलोमीटर दूर हवा जो आती है उसकी स्पीड। और मैं बात ये कह दूं भाई, मैं ये कह रहा हूँ, कोई ये देखेगा नहीं उसमें अंगुली, मैं देखता हूँ क्या कहते हैं, बबलू कह रहा है हाँ, किसी तरह की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। कि गौरव सर ने पंखे का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, लाओ उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखते, पता चला उंगली कट गई, ठीक है। मेरे दोस्त हमारा आपसे कहना है कि क्या हवा 50 मीटर जो पंखा हवा देता है, क्या वो 50 मीटर पर सेकंड में देता है। पहली बात तो ये लास्ट पॉइंट की स्पीड है, जो बीच वाले जो पॉइंट है उनकी स्पीड्स कम होंगी, ठीक है। ये तो मैक्सिमम बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट की स्पीड है, बीच के जो पॉइंट होंगे उनकी स्पीड कम होती चली जाएगी। चलो तो एक हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखा। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भैया एक घड़ी ले ली हमने, और घड़ी हमने ले ली तो घड़ी में वो ये कहता है कि जो उसकी रेडियस है ना घड़ी की, वो हम ले लेते हैं। सपोज बड़ी वाली घड़ी ले ली, 5 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ली। तो कहता है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। देखो उसकी जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो भी गोल गोल घूमती हैं, सर्कुलर मोशन कर रही हैं, ठीक है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेकंड एंड आवर हैंड्स, ठीक है। घड़ी की सुइयों को घड़ी के हाथ कहा जाता है, ठीक है, हैंड्स कहा जाता है उसके। अगर वो हैंड्स कहा जाता है तो क्वेश्चन ये कहता है कि घड़ी की एक सुई है, इसकी आप एक तो एंगुलर स्पीड बताओ और दूसरी लीनियर स्पीड बताओ। चलो एंगुलर स्पीड कर लेते हैं, पहले सेकंड वाली उसकी कर लेते हैं। देखो एंगुलर स्पीड भी मैंने आपको बताई थी, क्या थी, 2 पाई f थी कि नहीं थी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी। दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t। टी क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक पूरा चक्कर काटने का समय, यही तो हमने देखा था अभी, पूरा चक्कर काटने का समय। भैया सेकंड की जो वो है ना सुई, सेकंड का जो हैंड है, सेकंड की जो वो है नीडल है, वो 60 सेकंड में पूरा चक्कर काट लेती है। तो यहाँ 60 सेकंड डाल देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। और अगर 2 से ये आ जाता है, ओमेगा आ गया, तो v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर लेना, इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो मेरे दोस्त वेलोसिटी भी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वही क्वेश्चन ये कहता है जी कि घड़ी के जो आवर वाला हैंड है उसका ओमेगा बताइए, तो आवर वाले हैंड के ओमेगा के लिए वही 2 पाई अपॉन टी कर देते हैं। आवर वाला जो हैंड है वो 12 घंटे में पूरा चक्कर काटता है कि नहीं काटता। मिनट्स वाला तो 60 मिनट में पूरा चक्कर काट लेता है, और आवर वाला पूरा 12 आवर्स में एक चक्कर काटता है। तो हम यहाँ पर 12 आवर्स रखेंगे। लेकिन मेरे दोस्त आवर इज नॉट SI यूनिट, याद है आपको। अगर आवर जो कुछ रखना है SI यूनिट में रखना है,
यहाँ पे एंगल रखा था, 2 पाई क्या है, एंगल है तो वो रेडियन में था, ठीक है। अपॉन नीचे सेकंड आना चाहिए, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड थी, नीचे सेकंड में आना चाहिए, तो 12 घंटे को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, 12 घंटे में इतने मिनट होते हैं इनटू इतने सेकंड। अब ये सेकंड में आ गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इतना रेडियन पर सेकंड जो है ओमेगा आ जाएगी, और उसको हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन वो भी ऐसा यूनिट में, देखिए बार बार ऐसा यूनिट का आ रहा है मामला, ऐसा यूनिट में मीटर में चेंज कर लेंगे तो वो उसकी स्पीड आ जाएगी। तो हमारे दोस्त, हमारा आपसे कहना है सेकंड वाली जो सुई है और जो हमारा आवर वाली सुई है उसके लिए हमने पैरामीटर्स निकाल लिए, इसी तरह से हम जो मिनट वाली सुई है उसके लिए भी निकाल सकते हैं। अब हमारा बबलू एक प्रश्न पूछ रहा है, सर सेकंड वाली सुई तो रुक रुक के चलती है, ठीक है, चली रुकी, तो आप उसमें कैसे कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हम ये मान रहे हैं कि जो रुक रुक के नहीं चल रही है, वो एक ऐसी घड़ी है जो जिसमें सेकंड की सुई भी ना कॉन्स्टेंटली चल रही है, ऐसी घड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ऐसी घड़ियाँ होती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट अब आ रहा है अगला क्वेश्चन, जो आपकी रियल लाइफ, आपकी लाइफ से इम्पॉर्टेंट, लाइफ से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, और वो है जो मैंने चर्चा करी थी आपसे पिछले वाले लेक्चर में कि आप इस समय 1600 से 1700 टू बी प्रिसाइज 1675 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो। यू आर अ रॉकेट क्या मतलब जेट एरोप्लेन की स्पीड से चल रहे हो आप, जबरदस्त। एरोप्लेन में मेरे ख्याल से 700 800 900 पे चलता होगा, आप तो उससे भी तेज चल रहे हो। क्या कह रहे हो सर? जी हाँ, आइए हम उसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन ये कहता है, ये अर्थ है, अर्थ घूम रही है अपनी एक्सिस पर, ठीक है। अर्थ की जो रेडियस है ना, अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर होती है। इसको याद करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है आपको, जब हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पहुँचेंगे ना तो वो इतनी बार यूज़ होगी ये वाला डेटा क्वेश्चंस में कि आपको याद ही हो जाएगा। फिलहाल याद करने की ज़रूरत नहीं है। 6400 किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो वो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। चलो भाई, अर्थ की रेडियस इतनी होती है। एक पार्टिकल है जो कि इक्वेटर पर है, आपको पता है इसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर पर हमारे श्री बबलू जी महाराज खड़े हुए हैं। अर्थ घूम रही है तो बेटा बबलू जी भी सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। अर्थ अगर अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूम जाती है 24 घंटे में, तो अर्थ के साथ साथ बबलू भैया भी गोल गोल घूम रहे होंगे। ऊपर से अगर मैं देखूं तो बबलू भैया का कुछ इस तरह का मोशन होगा। बबलू भैया यहाँ खड़े हुए हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। क्वेश्चन कहता है ओमेगा कितनी होगी, अर्थ की ओमेगा कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ कितनी है। अभी हमने देखा था 2π/T, ये फॉर्मूला देखा था, अभी देखा था, निकाल लें इससे, दैट इज इक्वल टू 2πf, ठीक है, निकाल लेते हैं बेटा। देखो भाई 2π/टाइम, टाइम क्या है, अर्थ एक पूरा चक्कर काटने में, बबलू को यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर काटने में, ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा करके दिखाई देगा, ठीक है। बबलू पूरा चक्कर काटने में, अर्थ अपना पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगाती है, भैया 24 घंटा 24 आवर्स। बच्चे को पता है, रिक्शे वाले को भी पता है, रिक्शे वाले को इतना ही, रिक्शे वाले को नहीं पता, चलो 5वीं 7वीं के बच्चों को पता है, ठीक है दोस्त, वो है तो 24 आवर्स को, लेकिन हमें चेंज किस में करना होगा, अभी हमने क्वेश्चन देखा था सेकंड्स में करना होगा। बहुत ज़रूरी है कि हम टीचर्स लोग आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चंस कराएं, प्रैक्टिस कराएं आपको, ना सिर्फ ये कि भाई ये पढ़ लेना, उससे कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस कराने से होता है। और उस क्वेश्चन कराने से भी नहीं, अपने हाथों से क्वेश्चन कराने से, इसलिए मैं असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कसम खाओ, मुझे वादा करो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो असाइनमेंट अटेम्प्ट करेंगे, भले ही 10 में से 2 क्वेश्चन हो। एक पटना वाली स्टोरी सुनाऊंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा मैं, उसको देखना। उसमें एक ऐसी बच्चे की कहानी है, रियल स्टोरी है पटना के एक बच्चे की, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि लाइफ में पढ़ाई को अच्छा कैसे करना है। और पढ़ाई अच्छी हो जाती है ना, ज़िंदगी में भी बाकी चीज़ें भी अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, आप खुश रहना शुरू हो जाते हो, कॉन्फिडेंट रहना शुरू हो जाते हो। दोस्त, हमारा कहना है 24 आवर्स को हम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड में हमें चाहिए आंसर। तो 24 आवर्स को इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये 86,400 होता है, 86,400 सेकेंड होता है। चाहो तो आप इसे याद भी कर सकते हो कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं, ठीक है। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें था एक द सीक्रेट्स करके वीडियो है, उसमें था एक दिन में आपको, वैज्ञानिकों का कहना है कि एक दिन में आपको 60,000 विचार आते हैं। अरे भैया, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। क्यों? एक दिन में कमबख्त होते ही करीब 90,000 सेकंड हैं।
अब 90,000 सेकंड है और 60,000 हमारे दिमाग में विचार आते हैं, यानी हर 1.5 सेकंड में एक विचार आता है। ऐसा तो नहीं है यार, क्यों बबलू, ऐसा है क्या? बबलू कह रहा है मेरे दिमाग में तो कोई विचार आते ही नहीं। हाँ बबलू, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दिमाग डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है कि 60,000 आइडियाज विचार आएंगे आपको एक दिन में। खैर बहरहाल आपको इतना याद रखना है, करीब करीब 90,000 सेकंड से 86,400 सेकंड है। इतना भी याद करने की जरूरत नहीं, चलो कैलकुलेट कर लेना आप दोस्तों। यहाँ से आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। मेरे पास आंसर है, ठीक है, मेरे पास आंसर है, मैं पहले से निकाल कर लाया हूँ। अगर स्कूल में आता है यही क्वेश्चन, ठीक है, स्कूल एग्जाम में आता है या मान लीजिए कॉम्पिटिशन में आता है, तो आप कैसे करेंगे उसकी भी अभी हम चर्चा करते हैं। बहरहाल इसका जो आंसर आएगा 7.26 इंटू 10 की पावर -5 रेडियन पर सेकंड आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई दोस्तों, अगर ये आता है तो मेरा आपसे ये कहना है, अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो क्या करें? अगर ये उसमें आता है ना, मान लीजिए नीट या जेईई के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि 4 ऑप्शन होंगे। मान लीजिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, मान लीजिए यही है 7.26 इंटू 10 की पावर -5 रेडियन पर सेकंड में नहीं लिख रहा हूँ। एक होगा मान लीजिए 4.29 इंटू 10 की पावर -5। सी होगा मान लीजिए 12.97 इंटू 10 की पावर -4। और डी हो जाएगा मान लीजिए 2.62 इंटू 10 की पावर -11 मान लीजिए। ये आ जाता है सब सारे रेडियन पर सेकंड में। आपको उस एग्ज़ाम में ये देखना है कि अगर आपके ऑप्शन दूर दूर हैं, जैसे ये 7 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 2 है, और ये तो बहुत ही दूर हैं आपस में, अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो आप थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो। थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन में ज़रा ध्यान से देखना। मैं हूँगा तो इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, इसको ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, ये देखना। मैं इसको करीब करीब 1 लाख ले लूँगा, करीब करीब मैं इसको 1 लाख ले लूँगा। 1 लाख लूँगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 पाई, पाई को मैं ऑलमोस्ट 3 ले लेता हूँ, या 3.14 ले लेता हूँ, तो ये ऊपर तो 2 पाई का 6.28 हो जाएगा, 3.1 का डबल अपॉन 10 की पावर 5 होता है 1 लाख, है ना। तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है 6.28 इंटू 10 की पावर -5। अब आप देखो, मैंने ना डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया है, 86,000 से 1 लाख कर दिया है मैंने। डिनोमिनेटर को बड़ा किया है ना, तो आंसर छोटा हो गया होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बड़ा कर दोगे तो आंसर जो फ्रैक्शन है छोटा हो गया होगा, यानी जो रियल आंसर है इससे भी बड़ा होगा। रियल आंसर इससे भी बड़ा, लेकिन इससे थोड़ा ही बड़ा होगा। मैंने कितना कम किया है? मैंने करीब 15% कम किया था, तो आंसर इससे करीब 15% ज़्यादा होगा। ये बाइनोमियल थ्योरम करके एक चीज़ होती है, वहाँ से निकल कर आता है, और किसी दिन और इसे एलेबोरेट करूँगा। मैंने इसको करीब 15% कम किया था डिनोमिनेटर को, तो आंसर करीब 15% बढ़ गया होगा। इसमें 15% और जोड़ दो, 6.3 है मान लो, ये है ना। 6.3 का 10% कितना होता है? 0.6 के आसपास। 15% 0.9 के आसपास होगा। हो गया, आ गया, ठीक है। 0.9 जोड़ दिया, 7.2, 10 की पावर -5, 10 आ गया, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और मैं आपको ये ट्रिक्स सिखाता जाऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बट चलो, हमारा अभी तो हमें ये दिखाना था ना कि हमारा बबलू 1600-1700 किलोमीटर पर आवर से मूव कर सकता है, और कर रहा है, और आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा है। हमको पता नहीं चल रहा कि हम कितनी तेज स्पीड से चल रहे हैं अर्थ के मोशन की वजह से। तो मेरे दोस्त, ये निकल के आ गया ओमेगा आ गया, तो अब उसका v निकाल लेते हैं। v = r ओमेगा होता है। r की वैल्यू ये डाल दूंगा, ओमेगा की वैल्यू ये लिख दूंगा, v = r ओमेगा यूज़ करूँगा, तो जो वेलोसिटी निकल कर आएगी, ठीक है भाई, वेलोसिटी निकल कर आएगी, कुछ निकल कर आएगी। मैं उसको तो नहीं लेके आया हूँ, कोई कुछ आ जाएगी, लेकिन वो मीटर पर सेकंड में आएगी। मुझे आंसर किस में निकालना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मुझे आंसर किस में निकालना है? किलोमीटर पर आवर में निकालना है। किलोमीटर पर आवर में निकालना है ना, तो मैं मीटर को लिख देता हूँ किलोमीटर के टर्म्स में। 1 मीटर होता है 1/1000 किलोमीटर, और सेकंड को लिख देता हूँ मैं आवर्स के टर्म में। 1 सेकंड में इतने आवर होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में इतने आवर होते हैं। ये बेसिकली ना कैलकुलेट होगा, आप देख लेना, ये वाला पोर्शन 18/5 आएगा। कुछ याद आ रहा है क्या? 5/18, 18/5 कुछ लोगों को याद आ रहा है क्या? आ रहा है? आप लोगों को याद होगा कि 1 किलोमीटर पर आवर = 5/18 मीटर पर सेकंड। कितने लोगों को ये बात याद है? कितने लोगों ने ये बात देख रखी है? बहुतों ने देख रखी है। देखो आपने क्या किया आज हमने आज के लेक्चर में शुरुआत करी
v इक्वल टू आर ओमेगा से। फिर हमने उससे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे और क्वेश्चन भी हम बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे हैं और उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख रहे हैं मेरे दोस्तों। यहाँ से हम देखेंगे ना तो 1 मीटर पर सेकंड को हम लिख सकते हैं 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि ये कहाँ से आ गया, हालांकि मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ इसी तरह से। चलो तो यहाँ से देखेंगे ना तो बेसिकली हमने क्या किया, मीटर पर सेकंड था ना, उसको हमने 18/5 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से देखो मीटर पर सेकंड को चेंज कर दिया। यहाँ से जब करोगे ना तो बेटा करीब करीब 1675 किलोमीटर पर आवर। आप इसे चेक कर लेना कैलकुलेशन करके, ये निकल कर आएगा। यानी कि क्या मतलब है, इक्वेटर पर अगर कोई बॉडी हो ना तो उसकी स्पीड अर्थ के घूमने की वजह से 1675 रहती है। हम लोग इक्वेटर पर नहीं हैं, हम इक्वेटर थोड़ा ऊपर रहते हैं। अगर हम देखें ना, अगर ये सर्कल है और इक्वेटर तो यहाँ पर है, तो यहाँ की तो जो बॉडी घूम रही है वो इस रेडियस में होगी। कोई इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है ना, उसकी रेडियस थोड़ी कम होगी, रेडियस कम होगी तो उसकी स्पीड कम होगी। आई लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। एक्सरसाइज आपके लिए क्या है, एक्सरसाइज ये है कि न्यू दिल्ली में मान लीजिए हमारा बबलू रहता है, छोटा सा प्यारा सा बबलू है ना हमारा, ठीक है। आपको ये पता लगाना है कि जो न्यू दिल्ली है ना उसकी डिस्टेंस, वो जिस सर्कल में बच्चा घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। और अगर मुझे मौका मिलता है तो जब हम टफर जो है कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, जब लास्ट में पढ़ते हैं तो कुछ टफ कॉन्सेप्ट्स, तब मैं आपको निकलवा दूंगा। उसके लिए बेसिकली आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात करनी पड़ेगी कि इसका लैटिट्यूड कितना है न्यू दिल्ली का, वो देखना पड़ेगा। और नहीं होता है तो मैं करवाऊँगा फिर इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा अब क्या हो गया मामला, हमने एक तो बात ये देख ली कितनी ज़बरदस्त हम लोग 100, 150, सवाल 120 इस पर कारवार चलाते हैं ना, अपने आपको बहुत बड़ा बादशाह समझना शुरू कर देते हैं। देखो मैंने ये काम कर दिया। अबे 1600, 1700 पे तो कोई भी आदमी चल रहा है। चलो मान लिया न्यू दिल्ली में 1600 पे नहीं चल रहा होगा, 1200, 1300 पे चल रहा होगा, जितने भी चल रहा होगा। तो मेरे दोस्तों मेरा आपसे कहना है, इसमें बिल्कुल भी ट्रैफिक पुलिस का ये संदेश है कि बच्चा जब 1200 पे पहले से ही चल रहे हो, 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर पहले ही चल रहे हो, तो उसमें 100, 125 किलोमीटर और जोड़ लोगे तो उसमें क्या उखाड़ लोगे हैं। इसमें कौन सी ऐसी जो है अपने आप को शाहरुख खान अमिताभ बच्चन समझने वाली बात है। चलो अगला आते हैं भाई। तो ये हमने देख लिया कि अर्थ को घूमने की वजह से 1600 किलोमीटर से आप चल रहे हो। यार सन के चारों तरफ भी तो अर्थ घूम रही है, ये सन है, ये अर्थ है, सन के चारों तरफ भी तो अर्थ जा रही है। इसकी वजह से किसी भी समय किसी आदमी की क्या स्पीड होगी, ये बताइए, ये कितनी निकल कर आती है, ये 1,00,000 किलोमीटर निकल कर आती है। अब ट्रैफिक पुलिस का यही कहना है कि बाबू तुम 1,00,000 किलोमीटर पर आवर से हर समय चल रहे हो, तो फिर बेटा काहे ये 10, 20, 40 किलोमीटर पर आवर के पीछे पड़े रहते हो, ठीक, काहे अपनी जान खतरे में डालते हो। दोस्त हमारा आपसे कहना है कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि भैया अगर ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, तो इसके बीच की हमें रेडियस पता होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, v इक्वल टू आर ओमेगा लगाएंगे और ओमेगा इक्वल टू 2π/t लगाएंगे। वही काम करेंगे जैसा हमने अर्थ के घूमने के केस में किया था। अर्थ के अपने एक्सेस पर घूमने को रोटेशन कहते हैं, सूरज के चारों तरफ घूमने को रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये होगी स्पीड ऑफ एनी पर्सन ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, उसका ओमेगा कितना होगा, वो होगा 2π/t। कितने समय में एक पूरा चक्कर काट लेती है अर्थ सन के चारों तरफ, बताइए भाई। पूरा चक्कर सन के चारों तरफ काटती है। एक साल में 365 डेज मान लेते हैं, तो 365 डेज, ठीक है। लेकिन डेज को तो सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 365 डेज और एक डे में हमें पता है 86,400, या आप उसे भी ना लिखना चाहो तो 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतनी फिजिक्स आती है आपको पहले से, ठीक है भाई। दोस्त ये होता है, तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम। क्या मैं इसे लिख कर लाया हूँ पहले से? हाँ जी, लिख कर लाया हूँ मैं इसे, है ना। तो मेरे दोस्त पाई की वैल्यू 3.14 लिख देंगे हम, तो ये करीब करीब 1.99 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी बच्चों से। फिजिक्स जो है ना वो कैलकुलेशन नहीं है, फिजिक्स रट्टा भी नहीं है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट है। आप देख रहे हो मैंने तुरंत यहाँ से यहाँ जम कर दिया।
ये कैलकुलेशन हमें भी टफ लगती है, आप भी समझते हो। अगर मैं IIT कानपुर से 784 रैंक हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे भी इस कैलकुलेशन को अगर एग्जाम में आ जाए ना करने में बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं एग्जाम में, मान लो नीट का, जेई का एग्जाम, मान लो या स्कूल का एग्जाम है, हम वो क्वेश्चन पकड़ते हैं जिनमें कैलकुलेशन मान लीजिए नहीं है, कम है, पहले उनको कर लो। अब वो 80-90% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, हवा बना देते हैं इसको एक फियर फैक्टर बना दिया जाता है इस तरह, अरे भैया मेरे से नहीं होगा, अरे भैया ये 10-15% क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो बड़ी टफ कैलकुलेशन होती है। 20% मान लो मैक्सिमम, हम उनको बाद में कर लेंगे। और अप्रोक्सीमेशन करने का मैंने तरीका आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। हाँ, स्कूल एग्जाम में आता है तो आपको करना ही पड़ेगा, या तो आप छोड़ के आ जाओ फिर आपको पार्ट मार्क्स मिलेंगे, या फिर करो आप उसको, फिर तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। दोस्त ओमेगा आ गया तो उसके बाद वी निकाल लेते हैं, वी इक्वल टू आर ओमेगा। आर कितनी है, सन की अर्थ से जो दूरी है ना भाई, वो सन की अर्थ से दूरी क्वेश्चन में ही दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखी है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थ की रेडियस भी याद करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में दे रखी होगी। अर्थ की सन से दूरी भी क्वेश्चन में दे रखी होगी। ये दे रखी है 1.5 × 10⁻11 मीटर, ये दे रखी है 1.5 × 10⁻11 मीटर, ये दे रखी है। ये मैं इधर रख दूंगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और उसके बाद वो किस में आएगा आंसर, ऐसा यूनिट में आएगा मीटर पर सेकंड, उसे मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करूँगा। कैसे चेंज करूँगा, 18/5 से, है ना दोस्तों। क्या निकल के आएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये करीब 1,08,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी। और ये स्पीड जो है ये उस पर भी डिपेंड नहीं करेगी कि आप इक्वेटर पर हैं कि न्यू दिल्ली में है, कहाँ हैं, क्योंकि पूरी अर्थ एक साथ घूम रही है। वहाँ तो रेडियस कम हो गई थी ना, ज़्यादा हो गई थी, अलग अलग अर्थ में कहाँ किस एरिया में हो। अगर आप नॉर्थ पोल वाले एरिया में हो तो रेडियस बहुत कम होगी, ऐसे करके घूम रही है। अगर आप इक्वेटर पर हो तो ये वाली रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ इस केस में तो हर आदमी की रेडियस ऑलमोस्ट सेम ही होगी। तो हर आदमी के लिए भैया 1,08,000 से तो हर आदमी चल रहा है, चाहे वहाँ 1600 को 75 का, कहीं 1200, 1400, 1300 अलग अलग हो, ये तो सबके लिए है। इसको ऑलमोस्ट मैं 1,00,000 किलोमीटर पर आवर में कह सकता हूँ। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा लेक्चर यहीं तक, ठीक है भाई। एक और चीज़ जो पिछले उसमें मैंने वो करी थी कि मैं बाद में डिस्कस करूँगा, मेरा मन कर रहा है चलो थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर दूँ। वो ये था कि यार डी थीटा वेक्टर क्यों है। पिछले लेक्चर में आपको याद है हमने चर्चा करी थी डी थीटा वेक्टर क्यों है। दोस्त हम छोटे भाई पे पहुँचते हैं और फिर बड़े भाई पे आएंगे। आपको ये बात पता है फोर्स वेक्टर है। फोर्स वेक्टर क्यों है, कोई चीनी वाला एग्जांपल, आपने अगर वेक्टर्स के मेरे एग्जाम्पल क्वेश्चंस देखे हों या लेक्चर्स देखे हों, चीनी, पानी और दूध वाला एग्जांपल, हम भैया फिजिक्स ऐसे ही पढ़ते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी पंखे से, अर्थ के घूमने से, घड़ी से, सूरज से, इसी से पढ़ लेते हैं। आपको पता है फोर्स वेक्टर था, हमको ये बात पता है F=ma होता है। तो मजबूरी में मास तो हमको पता है स्केलर है चीनी वाले एग्जांपल से, इसका मतलब ए को भी वेक्टर होना होगा। ए वेक्टर है, ए क्या होता है dv/dt, dt टाइम वेक्टर है नहीं, चर्चा कर चुका हूँ। मजबूरी में वेलोसिटी को वेक्टर होना होगा। अगर दोस्त ये है v क्या होता है ds/dt, मजबूरी में ds को भी वेक्टर होना पड़ेगा, यानी छोटे से डिस्प्लेसमेंट को भी वेक्टर होना पड़ेगा। इसी तरह का एक इक्वेशन आता है चैप्टर नंबर 7 में, वो होता है टॉर्क = I अल्फा। यहाँ अल्फा क्या है, अल्फा है बेटा रे एंगुलर एक्सेलरेशन, जो भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ये जो टॉर्क है ना, ये अगले चैप्टर 7 में देखेंगे, रोटेशन वाले चैप्टर में हम देखेंगे, ये वेक्टर निकल कर आएगा। तो मजबूरी में इसको वेक्टर होना होगा। ये क्या था, ये था हमारा अल्फा जो था वो था हमारा d⍵/dt, तो उस हिसाब से ओमेगा को होना पड़ेगा। ओमेगा क्या था dθ/dt, तो मजबूरी में इस हिसाब से, इस लॉजिक से डी थीटा को भी वेक्टर होना पड़ेगा। बट जब हम डेल्टा थीटा देखते हैं, जब हमने यहाँ देखा ना छोटी सी डिस्प्लेसमेंट और बड़ी भी देखा, तो वो भी वेक्टर निकल कर आई। बबलू पहले इधर गया फिर इधर गया, तो टोटल इधर वेक्टर लॉ को फॉलो किया। लेकिन जब हमने बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखे ना, तो वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करे। और अगर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करे तो बड़े डिस्प्लेसमेंट ये निकल कर आया कि यार ये जो है वेक्टर नहीं है, लेकिन छोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फॉलो करते हैं तो वो वेक्टर हैं। तो दोस्तों आज हमने फिजिक्स को ना रियल लाइफ से जोड़ कर पढ़ा है। आज जब भी मैं फिजिकल क्लास में इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ, इट इज़ वेरी क्लोज टू योर माई हार्ट। पिछले 14 सालों में ये जो मैंने आपको आज इमेजेस दिखाई हैं, ये इनको एक तो सर्च करने में ही मुझे कल जो है मतलब 3 से 4 घंटे लग गए।
और जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैंने एक लैपटॉप है उसमें सेव कर रखे थे, वहाँ उसे दिखा के बच्चों को दिखाता था। ये पूरे 14 साल में मेरे सामने जब आए ना पिक्चर्स, कहीं मैंने किसी बुक में देख लिए, कहीं वेबसाइट पे देखे, उनको मैंने सेव करके रखा, बट मैं उनको दिखा नहीं सकता था क्योंकि उनकी कॉपीराइट नहीं थे। मैंने ये पिक्चर्स कल ख़रीदी हैं, ये समझिए, पे करके, तब मैंने आपको यहाँ दिखाई है। इतना पेन हमने आप लोगों के लिए लिया है। लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो बहुत रीच बढ़ती है। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाएं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी आप हैं, बड़ा दिल दिखाइए। जितने व्यूज़ हैं उतने ही लाइक्स होने चाहिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को डिस्कस कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, होमवर्क करते रहिए। वीडियोज़ अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं और उसमें लापरवाही कर देते हैं, तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, भाई बहन से, किसी से एक शर्त लगाइए कि मैं रोज़ गौरव सर का या किसी का भी, जिसका भी आप वीडियो देखते हैं, एक लेक्चर ना देख लूँ तो मुझ पर इतना फ़ाइन लगा दीजिएगा। एक टीचर पकड़ लीजिए, एक बुक पकड़ लीजिए, उसको कई बार आप देखेंगे। नोट्स ज़रूर बनाइए, असाइनमेंट ज़रूर करिए और रिवीज़न ज़रूर करिए। सर इतना सारा बता दिया आपने, कैसे कर पाऊँगा मैं? थैंक यू वेरी मच दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।